हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 10 यानी कि तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे थे। यूनिट 9 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी ऑलरेडी और एक लेक्चर हम पढ़ चुके थे यूनिट 9 का भी, जिसमें हमने पढ़ा था हाइगन्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, यानी कि हाइगन्स का सिद्धांत क्या है, उसकी सफलताएं विफलताएं, और हाइगन्स के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या भी हमने कर ली थी। और अब हम उसके आगे पढ़ते हुए आज देखेंगे हाइगन्स के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या, और हम फिर जानेंगे व्यतिकरण के बारे में और क्या होती हैं व्यतिकरण से रिलेटेड घटनाएं, उनके बारे में भी हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं हाइगन्स के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। तो हमने कल ही पढ़ा था कि हाइगन्स ने सिद्धांत दिया था और प्रकाश को एक तरंग माना था, और उसी से उन्होंने परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन की व्याख्या की थी हाइगन्स ने। तो यहाँ पर कल हमने परावर्तन का नियम निकाल लिया था, और यहाँ पर भी हमको अगर अपवर्तन की व्याख्या करनी है तो हमको अपवर्तन के जो दो नियम होते हैं, स्नेल का नियम और एक जो नियम सेम होता है आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये अगर दोनों नियम इस हाइगन्स के सिद्धांत द्वारा यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाइगन्स के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या हमने कर दी। ये भी डेरिवेशन है और सेम टू सेम है जैसा कल हमने परावर्तन वाले में किया था। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होगा क्योंकि अपवर्तन है, इसलिए बाकी जो लैंग्वेज है वो सेम रहेगी। फिगर भी आप देख रहे होंगे सेम है, वहाँ पर हमने परावर्तन का फिगर लिया था और यहाँ पर हम अपवर्तन के फिगर से इसको सॉल्व करेंगे, और इसकी जो लैंग्वेज है वो हमको रटने की ज़रूरत नहीं है। हमने अगर फिगर वहाँ पर बना लिया तो हम अपने आप से लैंग्वेज बनाकर लिख सकते हैं। हम आपको केवल जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो केवल बताएंगे, बाकी लैंग्वेज आप सुनते जाइए, हम लैंग्वेज भी साथ में बताते चल रहे हैं चित्र के साथ ही, यानी कि फिगर के साथ ही। अब चलिए देखते हैं। तो कल भी हमने पढ़ा था सेम टू सेम उसी तरह से। यहाँ पर जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, वहाँ पर क्या था, जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ था, और यहाँ पर है अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि यहाँ हम अपवर्तन की व्याख्या कर रहे हैं। तो जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है और ये दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ भी है, ये आप देख सकते हैं। ये है हमारा माध्यम 1 और ये है माध्यम 2, क्योंकि अपवर्तन है तो वहाँ पर दो माध्यमों की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए जेड जेड डैश एक सीमा पृष्ठ का भी कार्य कर रहा है, पहले माध्यम के लिए और दूसरे माध्यम के लिए भी, और जिनमें तरंग की चालें V1 और V1 V2 चालें हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और कल वाले में हमने देखा था केवल हमने V लिया था क्योंकि वहाँ पर हमको परावर्तन की व्याख्या करनी थी। तो V1 V2 यहाँ पर क्या होंगी, तरंग की चालें हो जाएंगी क्रमशः। और पहले माध्यम में एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है, ये जो AB तरंगाग्र है ये तिरछा आपतित होता है उस जेड जेड डैश पर, और ये t बराबर 0 समय पर अपवर्तक पृष्ठ जेड डैश को ए बिंदु पर स्पर्श करता है। ये आप देख सकते हैं इस जगह स्पर्श करता है t बराबर 0 समय में। ये जो तिरछा आपतित हो रहा है समतल तरंगाग्र AB, तथा B को सीमा पृष्ठ के बिंदु A डैश पहुंचने में t समय लगता है। और ये जो B है, ये वाली जो किरण है ये A डैश में पहुंचती है, तो यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना समय लगता है, इसको t समय लगता है। तब क्या हो जाएगा, तो BA डैश, यानी ये तो A पर पहुंच गया लेकिन ये अभी नहीं पहुंच पाया है, तो ये जब B से A डैश तक पहुंचने में इसको कितना समय लग गया, इसे लग गया t समय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BA डैश बराबर V1t, क्योंकि V1 है तरंग की चाल और t समय लगा इसको, तो यहाँ पर जो BA डैश होगी, ये जो दूरी होगी BA डैश, ये होगी V1t के बराबर। ठीक है, यहाँ पर हो गया। और जो जो तरंगाग्र AB आगे बढ़ता जाता है, तो सीमा पृष्ठ के A व A डैश, यानी ये है A और ये है बिंदु A डैश, तो इनके बीच में इन बिंदुओं से ही टकराता रहता है, यानी कि सीमा पृष्ठ के A व A डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता रहता है। और फिर हाइगन्स के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं, जो माध्यम में V1 चाल से और दूसरे माध्यम में V2 चाल से चलने लगती हैं। यानी पहले माध्यम में ये होती हैं द्वितीयक गोलिकाएं, ये जा रही हैं तो ये V1 वेग से, और इधर ये आप देख सकते हैं A डैश से B की ओर, ये है V2 वेग से यहाँ पर, और ये V1 वेग से जा रही। तो 30 समय में दूसरे माध्यम में, यानी कि AB डैश दूरी तय करती हैं, ये AB डैश दूरी, ये है B डैश, तो AB डैश दूरी तय करती हैं। ठीक इसी समय t में, यानी समय t में तरंगाग्र का बिंदु भी पहले माध्यम में BA डैश, ये जो दूरी है BA डैश दूरी चलकर A डैश पर पहुंच जाती हैं, जहां से अब द्वितीयक तरंगिका चलनी शुरू होती है। इस प्रकार से यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो गया, तो BA डैश हमको V1t मिल ही गया था, और यहाँ पर क्या मिल गया, AB डैश हमको मिल गया V2t।
ये हमको दो चीज़ें यहाँ पर मिल गई। अब हमको क्या मानना है, हमने माना कि जो दूसरा माध्यम है वो पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है, यानी जो हमारा माध्यम 2 है वो सघन है और ये ऊपर वाला माध्यम ये हमारा विरल है। तो अब क्या होता है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। तो ऊपर है V1 चाल, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर V1 होगा ग्रेटर देन V2 से, और V1 अगर ग्रेटर है तो BA डैश भी ग्रेटर होगा। BA डैश ग्रेटर होगा किससे, AB डैश से। तो यह भी हमको यहाँ पर ग्रेटर मिल गया BA डैश। अब क्या है कि बिंदु A को केंद्र मानकर हम AB डैश त्रिज्या का एक गोलीय चाप खींचते हैं। AB डैश त्रिज्या का A को यानी A को हमने केंद्र माना और ये चाप यहाँ पर खींच दिया, ये चाप हमने खींचा तथा बिंदु A डैश से इस चाप पर स्पर्श रेखा A डैश B डैश ये वाली स्पर्श रेखा हमने यहाँ पर खींच दी। जैसे जैसे आपतित तरंगाग्र AB आगे बढ़ेगा, A व A डैश के बीच के सभी बिंदुओं से एक के बाद एक चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं एक साथ A डैश B डैश को स्पर्श करेंगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि A डैश B डैश सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करेगा, इसीलिए जो A डैश B डैश है ये अपवर्तित तरंगाग्र होगा। वहाँ पर हमको मिला था परावर्तित तरंगाग्र, लेकिन ये यहाँ पर होगा अपवर्तित तरंगाग्र। तो ये है इस फिगर की पूरी लैंग्वेज। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। इसमें हमको BA डैश मिल गया, हमको मिल गया है AB डैश। अब यहाँ पर हम दो त्रिभुज लेकर उसके हिसाब से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं हम समकोण त्रिभुज ABA डैश। कौन सा, हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ABA डैश। इसमें देखते हैं यानी ये ऊपर वाला ABA डैश समकोण त्रिभुज, इसमें हम लगाएंगे साइन, क्योंकि हमको स्नेल का नियम लाना है तो हमको साइन आई अपन साइन आर बराबर n लाना होगा, इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, साइन। तो साइन आई कोण लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन। तो यहाँ पर कोण लेते हैं, कोण के सामने वाला होता है लंब हमारा। तो लंब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लंब है BA डैश लंब है, तो क्या लिख देंगे BA डैश अपान AA डैश, ये यहाँ पर कर्ण का कार्य करेगा। और BA डैश ऊपर कितना निकाला हमने, V1T अपान हो जाएगा AA डैश, ये हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब आप देखिएगा, अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, नीचे वाला त्रिभुज AA डैश B डैश, त्रिभुज AA डैश B डैश में ये भी समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर है R, तो साइन R बराबर यहाँ पर हम लेंगे AB डैश, और कर्ण दोनों के लिए सेम ही रहेगा AA डैश, क्योंकि एक ही रेखा से बने दोनों तरफ ये कोण है। और ये है V2T अपान AA डैश, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो दो त्रिभुजों से हमने यहाँ पर दो समीकरण निकाल लिए, साइन आई और साइन आर। अब हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को भाग दे देंगे आपस में, समीकरण 1 डिवाइड समीकरण 2 से। तो जब हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमको एट लास्ट जो फाइनल जो फॉर्मूला मिलेगा तो ये होगा साइन आई अपान साइन आर बराबर V1 अपान V2, ये यहाँ पर हमको मिला। और बराबर में इसके हम मान लेंगे नियतांक, ये हमको यहाँ पर फार्मूला प्राप्त हुआ इस हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा। तो यही होता है स्नेल का नियम। आपने पीछे परावर्तन में हमने आपको पढ़ाया भी है कि यही होता है स्नेल लॉ, स्नेल का नियम, यानी कि साइन आई अपान साइन आर आपतन कोण की ज्या अपान अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो नियतांक यहाँ पर निकला, और V1 अपान V2 निकला जब हमने समीकरण 1 और 2 को हल किया। तो यहाँ पर हमको दूसरा नियम प्राप्त हो गया, यानी स्नेल का नियम प्राप्त हो गया, अपवर्तन का नियम प्राप्त हो गया। और यह भी स्पष्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, ये बात भी यहाँ पर स्पष्ट हो गई। और स्नेल ने तो बताया था कि साइन आई अपान साइन आर बराबर होता है किसके, नियतांक के। लेकिन जो हाइगेंस ने बाद में प्रयोग किया, तो हाइगेंस ने इसके साथ साथ ये भी बताया, हाइगेंस ने ये भी बताया कि साइन आई, यहाँ पर देखिए निकला भी हाइगेंस के सिद्धांत से। तो हाइगेंस ने बताया कि जो साइन आई अपान साइन आर, यानी साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो उनकी चालों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये भी सिद्ध किया था हाइगेंस ने, हाइगेंस के द्वारा ये सिद्ध किया गया था। स्नेल तो केवल इतना बता गए थे कि साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, यानी कि n हमको ये अपवर्तनांक मानते हैं, लेकिन हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत से ये सिद्ध कर दिया था कि जो तरंग की चालों के अनुपात हैं उनके बराबर होता है ये नियतांक, जो कांस्टेंट होता है ये बराबर होता है। यहाँ पर हमने साइन आई अपन साइन आर लिख दिया है, ये यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1n2,
यानी कि जो n होगा, जो नियतांक होगा, हाइगेंस ने बताया था जो नियतांक होगा वो तरंग की चालों के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि हाइगेंस के अनुसार क्या होगा, 1n2 कोई भी माध्यम हो यहाँ पर v1/v2, और इन फार्मूलों का यूज भी हमने पीछे किया था, स्नेल का व्यापक रूप हुआ करता था। तो ये हाइगेंस ने ये भी बताया था कि जो नियतांक होता है वो तरंगों की चालों के अनुपात के बराबर भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध होता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से यहाँ पर अपवर्तन की भी व्याख्या हो गई, क्योंकि अपवर्तन के दोनों लॉ यहाँ पर हमको प्राप्त हो गए, दोनों नियम हमको यहाँ पर मिल गए। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की भी व्याख्या हमने यहाँ पर कर ली। और इस तरह से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है जो कि है कला संबद्ध स्रोत। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये भी लिखा होगा कि कला संबंध योग, तो बात एक ही है, कला संबंध स्रोत हो या कला संबंध योग हो, सभी को इसी तरह से, यानी कि वो एक ही चीज़ है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। और आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती होगी एनसीईआरटी बुक्स की पढ़ने में, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है थोड़ा सा टिपिकल लिखी हुई, इसीलिए आप इससे पढ़िए। हम आपको आसान भाषा में करके सब चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, तो आप इससे ज़रूर लाभ उठाएं। और क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी बुक को स्टडी करेंगे अपने आप से तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम वहाँ पर फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है थोड़ा सा टफ दी हुई है। तो आप इससे समझिएगा कि कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। कला संबद्ध स्रोत तो ऐसे स्रोतों को जिनके बीच कलांतर नियत हो, यही इसकी मुख्य बात होती है कि ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत हो अर्थात समय के साथ ना बदले, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। यानी उन्हीं को हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जो समय के साथ बदलते नहीं है, कलांतर नियत हो, ऐसे स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहा जाता है, यानी कोहेरेंट सोर्सेज इसे ही कहा जाता है। और किसी प्रकार के एक ही मूल स्रोत से दो स्रोत अगर बना लें तो एक स्रोत की कला में परिवर्तित होने के साथ दूसरे में वैसा ही परिवर्तन होगा। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो कला संबद्ध स्रोत होते हैं ये एक ही स्रोत से दो हो सकते हैं। अगर हम दो अलग अलग स्रोत लेते हैं तो उनमें जो कलांतर होगा वो अलग अलग हो जाएगा, और वो समय के साथ अलग अलग टाइम में बदलेंगे, तो वहाँ पर हमको यानी वहाँ पर कला संबद्ध स्रोत नहीं होगा। और इसका जो मुख्य मतलब है कि एक ही मूल स्रोत हो और उससे दो स्रोत बना लिए जाएं तो एक स्रोत की कला में जितना परिवर्तन होगा दूसरे कला में वैसा ही परिवर्तन होता रहेगा। तो जब आप एक लेंगे उनसे दो बनेंगे तो आपस में उनमें परिवर्तन एक समान होगा और कलांतर नियत होगा। इसी को कहते हैं हम कला संबद्ध स्रोत। और कला संबद्ध स्रोतों के बीच जो कलांतर होता है वो कुछ भी हो सकता है, 0 है, π/2 है, π/3 है, π/6 है, ... कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक शर्त ये है कि परंतु यह हमेशा क्या होना चाहिए, यह हमेशा नियत होना चाहिए। नियत होगा तभी कला संबद्ध स्रोत होगा, अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि इसकी मुख्य जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि स्रोतों के बीच जो कलांतर है वो हमेशा नियत होना चाहिए, तभी हम उसको कह सकते हैं कला संबद्ध स्रोत। तो ये मुख्य शर्त भी होती है व्यतिकरण की कि जो स्रोत होने चाहिए वो कला संबद्ध होने चाहिए, यानी कि नियत होने चाहिए जो उनके कलांतर है। और आगे हम पढ़ेंगे जो यंग का द्विक रेखा छिद्र जो प्रयोग है, जिसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो उसमें इसी प्रकार से कला संबंध स्रोत ही लिए जाते हैं, तभी हमको जो व्यतिकरण है वो प्राप्त होता है किसी पर्दे पर, अन्यथा प्राप्त नहीं होगा। और जिनका प्रकाश अत्यधिक कला संबद्ध होता है उसे हम लेजर कहते हैं, इसका प्रकाश एक वर्णीय तीव्र होता है, यानी जो लेजर होता है वो भी कला संबद्ध स्रोत होता है, और इसका मतलब अत्यधिक हाईली कोहेरेंट होते हैं, अत्यधिक कला संबंध होता है, तो इसको हम लेजर कहते हैं। और इनका प्रकाश एक वर्णी तथा अत्यंत तीव्र होता है। अब तो ये थी बात कला संबद्ध स्रोत की। अब इसके साथ जुड़ा हुआ है कला असंबद्ध स्रोत, तो ये जस्ट इसका विपरीत होता है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो कला असंबद्ध स्रोत क्या होते हैं, ये वो होते हैं जिनके बीच कलांतर नियत ना हो, यानी अगर कला संबद्ध स्रोत है तो वहाँ पर कलांतर नियत होगा, और ये जैसा परिवर्तन एक स्रोत में होगा सेम वैसा ही परिवर्तन दूसरे स्रोत में होगा। लेकिन जो कला असंबद्ध स्रोत होते हैं उनके बीच कलांतर नियत नहीं होता है, कलांतर स्थिर न रहकर निरंतर वहाँ पर बदलता रहता है। अब आपको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कैसे, कि जो दो बल्ब हम लें या दो मोमबत्तियाँ लें, यानी कि हम दो अगर स्वतंत्र स्रोत लेते हैं, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत लेते हैं, जैसे दो बल्ब हैं, दो मोमबत्ती है, या और भी कुछ दो अलग अलग स्रोत अगर हम लेकर पर्दे के सामने रखकर पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि व्यतिकरण के लिए ये पर्टिकुलर फिक्स शर्त होती है
कि वहाँ पर जो स्रोत होने चाहिए वो कला संबद्ध होने चाहिए, ना कि कला असंबद्ध। इसीलिए हमको वहाँ पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होता है अगर हम दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत अलग अलग लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि स्रोतों द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश है उस तरंगों के बीच कलांतर स्थिर नहीं रहता, वो बराबर बदलता रहता है। इसीलिए तीव्रता भी बदलती रहती है और कभी हमको वहाँ पर कभी हमको तीव्र प्रकाश दिखता है और कभी अंधेरा, तो निरंतर बदलता रहता है जो प्रकाश होता है, तो कभी तीव्र होता है कभी अंधेरा होता है। लेकिन यह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि हमारी आँख उसको देख नहीं पाती है। आप आगे पढ़ेंगे भी, जब हम पढ़ेंगे वो जो चैप्टर है हमारा, कौन सा, प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर, तो वहाँ पर नहीं 100 बार जो लाइट्स होती है 100 बार जलती 100 बार बुझती है, लेकिन ये परिवर्तन इतनी जल्दी होता है कि अपनी आंखों से देख नहीं सकते। उसी प्रकार से यहाँ भी इसी तरह से परिवर्तन होता है, कलांतर इतनी तेजी से बदलता है कि हमारी आंख उसको देख नहीं पाती और हमको जो प्रकाश की तीव्रता है वो एक समान प्रतीत होती है। आपने देखा भी होगा, आप पर किसी बल्ब को देख रहे हैं तो वो 100 बार जलता 100 बार बुझता है, लेकिन हमको वो एक समान दिखाई देती है, जो तीव्रता होती है एक समान दिखाई देती है, क्योंकि हमारी आंखें उसको देख नहीं पाती। और हम व्यतिकरण प्रतिरूप भी वहाँ पर हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दो अलग अलग स्रोत हैं। हमने आपको पीछे भी बताया कला संबंध स्रोत में कि एक ही स्रोत से जब दो स्रोत हो जाएं, एक में जितना परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन दूसरे में होगा। तो कहीं पर क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल आपको ये फिक्स याद रखना है कि कला असंबद्ध स्रोत उन्हें कहते हैं, कलांतर यहाँ पर नियत नहीं होता है और कला संबंध स्रोत में कलांतर नियत होता है। और कला असंबद्ध स्रोत से हम व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त नहीं कर सकते, व्यतिकरण प्रारूप प्रतिरूप प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, यानी कि दो तरंगों का व्यतिकरण। क्या होता है व्यतिकरण, अब यहाँ पर जानेंगे। तो ये जो तरंगों का व्यतिकरण लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है यानी कि दो प्रकार का व्यतिकरण हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अभी हम पढ़ रहे हैं दो तरंगों के बीच व्यतिकरण, और आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बात एक ही है। और ये जो व्यतिकरण है ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जो हमारा कौन सा चैप्टर है, तरंग वाला, वेव वाला जो चैप्टर है, उसमें आपने पढ़ा होगा व्यतिकरण, ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण होता है। तो जो व्यतिकरण की घटना होती है वो सभी तरंगों में होती है। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि जो व्यतिकरण की घटना है वो सभी तरंगों में होती है। और क्या होता है, दो तरंगों का व्यतिकरण। यहाँ पर प्रकाश नहीं है, आपको याद रखना है, प्रकाश का व्यतिकरण हम आगे पढ़ेंगे। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। और माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तो परिणामी तीव्रता बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि कुछ बिंदुओं पर बहुत कम अथवा शून्य रहती है। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। तो क्या होता है, एक ही आवृत्ति की दो तरंगें आ रही हैं एक ही दिशा में, अध्यारोपण से उन माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जो अलग अलग तीव्रता निकलेगी, तो अलग अलग तीव्रता का जो योग होगा वो परिणामी तीव्रता के योग से भिन्न होता है। और माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तो हमको परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक मिलती है और कुछ में बहुत ही कम यानी अथवा शून्य होती है। इसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। और जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें हम कहते हैं संपोषी, यानी कि तीव्रता अगर मैक्स होगी, अधिक होती है, तो उसे हम कहते हैं संपोषी। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, फार्मूला भी निकालेंगे। और अगर तीव्रता है क्या, मिनिमम, यानी कि जिन बिंदुओं पर तीव्रता लगभग शून्य होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरणों को हम क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। तो कुछ बिंदुओं पर जो तीव्रता होती है बहुत अधिक होती है, कुछ में बहुत कम होती है। तो जिनमें बहुत अधिक होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, जिसमें बहुत कम होती है उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब यहाँ पर एक लंबा सा डेरिवेशन करेंगे जिसमें हमको तीव्रताओं और आयाम से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर हमको प्राप्त होंगे, और उनके हिसाब से हम दो कंडीशंस में, यानी संपोषी व्यतिकरण की जो कंडीशन है उसमें भी हम फार्मूला निकालेंगे, और जो विनाशी व्यतिकरण की कंडीशंस है उसमें भी हम फार्मूला निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला, यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ पर हम निकालेंगे। और काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, आपको एक तरफ से अच्छे से समझते हुए चलना है, क्योंकि हमको यहाँ पर एक फार्मूला मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा। फिर उसकी सहायता से हम संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के भी फार्मूले यहाँ से हम प्राप्त करेंगे।
तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमने माना कि एक ही आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगें हैं। ये आपने पढ़ा होगा, सरल आवर्त प्रगामी तरंगें फर्स्ट ईयर में जो तरंग वाला चैप्टर है वहाँ पर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो वहीं से हमको समीकरण लेना है सरल आवर्त गति वाला, यानी कि सरल आवर्त प्रगामी तरंगों का जो होता है इक्वेशन, वो हमको यहाँ पर लेना होगा। और उनके आयाम है A1 A2 और उनके बीच कालांतर फाई है। यदि उस बिंदु पर तरंगों का कर्ण विस्थापन y1 और y2 हो तो हम यहाँ पर दो समीकरण लिखेंगे, जो कि होगा y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस प्रकार के समीकरण आपने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, तो वही वाले हम यहाँ पर ले रहे हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और फिर हम आगे लेते हैं y2 क्या होगा, ये होगा A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई क्या है यहाँ पर, फाई है कलांतर। तो इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि हमको वहाँ पर परिणामी विस्थापन चाहिए, यानी ये विस्थापन हमारे अलग अलग हुए y1 y2, परिणामी जो विस्थापन होगा वो होगा y1 बराबर y1 प्लस y2, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस इनको हम अलग अलग कर लेते हैं, जो समीकरण नंबर 2 है, यानी कि A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और बाहर ब्रैकेट में कास फाई। यहाँ पर हम a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन a प्लस बी, तो साइन a कॉस बी और आगे हो जाएगा प्लस कॉस a साइन बी। तो ये आ जाएगा प्लस का A2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और साइन फाई। तो ये यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ और नीचे फिर हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। काफ़ी लंबा है, आपको एक तरफ से समझते हुए चलना है कि किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन की जा रही है। ओमेगा टी माइनस के एक्स और A1 प्लस A2 इसको हम एक साथ ले लेंगे, A1 और A2 एक साथ ले लेंगे और कास फाई को एक ब्रैकेट में, फिर आगे कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और ब्रैकेट में A2 साइन फाई। ये यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया और हम मान लेंगे और इससे हम यहाँ पर निकाल लेंगे क्या, A1 प्लस A2 कास फाई बराबर आर कॉस थीटा। यहाँ पर दो और कांस्टेंट आ गए, आर और थीटा। यहाँ पर नए जो कांस्टेंट हैं वो यहाँ पर हमने लिए हैं, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 और नीचे एक हम लिखते हैं A2 साइन फाई बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो 4 समीकरण यहाँ पर हमको प्राप्त हुए। अब हम क्या करेंगे कि इनको हमने अपनी तरफ से माना है 3 नंबर 4 नंबर समीकरण, तो इनको हम उसी में रख देंगे, यानी जो समीकरण हमने y बराबर लिया है उसी में हम रख देंगे। अब ये मान हम रख देंगे ऊपर, यानी कि y बराबर यहाँ पर हो जाएगा r कॉस थीटा और ऊपर वाला मान सेम होगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा प्लस r साइन थीटा, क्योंकि A2 साइन फाई है, जो A2 साइन फाई है इसकी जगह हम रख देंगे क्या, r साइन थीटा, और वो सेम रहेगा कास ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इतना हमको यहाँ पर मिल गया। और ये जो समीकरण है ये भी जो हमने ऊपर माने थे समीकरण 1 और 2 उसी के मतलब उसी की तरह उसी फॉर्म में हमने इसको बना लिया। तो वहाँ पर आयाम क्या थे, वहाँ पर आयाम थे A1 A2। तो ये जो परिणामी विस्थापन का ये जो समीकरण हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ये जो हमको समीकरण प्राप्त हुआ है, तो इसको और सुटेबल तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं y बराबर r। ये अपान का चिन्ह नहीं है, हमने ऐसे ही वो यहाँ पर खींचा हुआ है, तो इसको हम सही से लिखते हैं। ये जो समीकरण है इसको एक साथ कंपाइल करके तो ये बन जाएगा r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। तो ये हमको मिला परिणामी विस्थापन का जो समीकरण है, परिणामी विस्थापन y है, तो उसी का ये समीकरण हमको मिला। और ऊपर हमने जो समीकरण नंबर 1 और जो 2 माना था वो थे हमारे y1 y2 अलग अलग विस्थापन थे, और वहाँ पर A1 A2 आयाम होता था, और यहाँ पर जो आयाम है वो है r यहाँ पर क्या है, r है आयाम। जैसे वहाँ पर A1 A2 आयाम थे तो यहाँ पर r है आयाम, और r का मान हमको ज्ञात करना है। तो r का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, r का मान हमको कैसे मिलेगा, और r और थीटा यहाँ पर हमने कांस्टेंट माने, यानी जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आएगा, तो
तो वहाँ पर आर और थीटा नहीं होंगे, क्योंकि जो चीज़ हम अपनी तरफ से मानते हैं वो कभी सॉल्यूशन में नहीं आती, वो कभी हल में नहीं आती है। अब यहाँ पर हमको जब आर का मान निकालना तो हम समीकरण 3 और 4 का स्क्वायर करके आपस में जोड़ देंगे। 3 और 4 का स्क्वायर करके आपस में जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इधर ये हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर बन गया। अब क्या होगा, जो कास स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो जो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये होता है 1, तो इनका काम यहाँ पर खत्म होगा, और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा इधर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और कास स्क्वायर फाई भी यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, और इधर ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और साइन स्क्वायर फाई और कास स्क्वायर फाई फिर आपस में मिलकर 1 हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर a2 स्क्वायर आया। ये जो दूसरे नंबर में आप देख रहे हैं ये इस जगह, ये यहाँ पर a2 स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हो गया था a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई और यहाँ पर हो गया a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो ये दोनों भी आपस में मिलकर 1 हो गए, और हमको जो फाइनल मिला वो मिला है आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई। ये हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे आगे, अब जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ये पहले से ही होता है आई अनुक्रमानुपाती ए स्क्वायर, यहाँ पर आयाम क्या है आर, तो हम लेंगे आर स्क्वायर, और ये होता है पहले से ही फिक्स की जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट यहाँ भी आएगा, तो अब क्या करेंगे, अब आगे करेंगे हम I बराबर के आर स्क्वायर, तो के यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यहाँ पर हमने हटाया तो यहाँ पर के आ गया ऑटोमेटिक। अब क्या करेंगे, अब आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर का मान हम रख देंगे, तो I बराबर के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, और के यहाँ भी होगा 2k a1 a2 कास फाई, ये यहाँ पर हमको मिल गया। के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और यदि व्यतिकरण तरंगों की अलग अलग तीव्रताएं I1 I2 हों तब, ये देखिए ऊपर क्या बना था I बराबर के आर स्क्वायर, तो यहाँ पर a1 a2 भी तो आयाम है, तो आयाम का स्क्वायर तीव्रता के, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, यानी कि I1 बराबर के a1 स्क्वायर होगा और I2 बराबर क्या होगा के a2 स्क्वायर, तो इनकी जगह हम इसका मान भी यहाँ पर रख सकते हैं, और आगे भी होगा कांस्टेंट है k1 के a1 a2, तो अब इसको हम समराइज करके लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के a1 स्क्वायर की जगह हम I1 रखेंगे, के a2 की जगह I2 रखेंगे, तो हमको जो यहाँ पर फाइनल फार्मूला प्राप्त होगा तीव्रता का वो हमको यहाँ पर प्राप्त होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। अंडर रूट क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर थे के a1 स्क्वायर, यहाँ पर के a1 a2 है, केवल स्क्वायर नहीं है इसीलिए, और कास फाई बाहर रहेगा रूट से। ये हमको फाइनल फार्मूला यहाँ पर प्राप्त हो गया किसका, तीव्रता का, और इसी से हम आयाम वाला जो फार्मूला है वो भी इससे हम निकाल लेंगे, और इसी फार्मूले के माध्यम से हम संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के भी फार्मूले प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के फार्मूले इसी से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए फार्मूला निकालेंगे। तो संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, हमने आपको पीछे बताया था जब दो तरंगों का व्यतिकरण पढ़ाया था कि जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम है, तो इस बिंदु पर अधिकतम तीव्रता है, इसीलिए यहाँ पर जो cos फाई का मान होगा वो होगा प्लस का 1, प्लस का 1 मान होगा यहाँ पर cos फाई का। किस लिए, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर तीव्रता है वो अधिकतम है। तो क्या करेंगे हम, फाई बराबर यहाँ पर मानेंगे 0, 2 पाई, 4 पाई, कुछ भी हम ले सकते हैं यहाँ पर, जिसका कि मान cos 0 का मान भी 1 होता है, cos 180 का मान भी 1 होता है। इसीलिए हम जो कलांतर लेंगे वो इसी टाइप से लेंगे कि जो cos फाई का मान है वो 1 आए और
कलांतर का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, तो फाई बराबर होता है 2m पाई, और m बराबर हम यहाँ पर क्या लेंगे 0 1 2, ये भी ले सकते हैं। तो कलांतर का फॉर्मूला ये आ गया। अब हमको फाई मिल गया तो cos फाई की जगह हम वहाँ पर 1 ही रखेंगे, और जो ऊपर फार्मूला ये जो हमारा मिला है इसी फार्मूले से करेंगे, और यहाँ पर क्या लगा देंगे आई मैक्सिमम, क्योंकि अधिकतम तीव्रता यहाँ पर होगी। तो फार्मूला क्या है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ऊपर वाला ही फार्मूला है, cos फाई की जगह 1 हो गया तो ये इसी तरह से हो गया। अब ये किसका हो गया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2, तो यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB वाला फार्मूला यहाँ पर बन गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम उसी रूप में बदल देंगे। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो हम इनको रूट के अंदर भी ले सकते हैं, यानी कि आई मैक्सिमम जो फाइनल फार्मूला होगा यहाँ पर वो होगा आई मैक्सिमम बराबर रूट I1 प्लस रूट I2, और इन दोनों का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो जब इनको ओपन किया जाएगा तो इसी तरह से यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है फार्मूला डायरेक्ट की, जो आई मैक्सिमम यानी अधिकतम तीव्रता का जो फार्मूला होता है रूट I1 प्लस रूट I2 अगर आपको तीव्रताएं दी गई हैं तो, और अगर आपको आयाम दिए गए हैं तो यही फार्मूला हो जाता है, उसमें चेंज कर लेते हैं हम। आई मैक्सिमम बराबर A1 के बाहर लगा हुआ होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर नहीं होगा, इनका होल स्क्वायर, ये होता है आयाम का फार्मूला इनके लिए। तो अब यहाँ पर हो गया ये संपोषी वितरण के लिए हमने देखा। अब हम देखेंगे किसके लिए, अब हम देखेंगे विनाशी वितरण के लिए। विनाशी वितरण के लिए क्या कंडीशन होती है, दोनों को पैरेलल यहाँ पर समझते हैं। तो विनाशी वितरण क्या होता है, वो ये होता है कि जिन बिंदुओं पर जो तीव्रता होती है लगभग शून्य होती है या कम होती है, तो वहाँ उस वितरण को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विनाशी वितरण। यहाँ पर जो cos फाई का मान होगा वहाँ पर हमने +1 लिया था, यहाँ पर -1 होगा, यानी कि जो फाई है कलांतर है वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर पाई 3 पाई 5 पाई, क्योंकि इनका मान ही -1 होता है। और यहाँ पर जो हम फाई लेंगे वो क्या लेंगे, यहाँ पर जो हम फाई लेंगे वो 2m-1 होना चाहिए, 2m-1 इंटू पाई होना चाहिए। अगर हम m की जगह 1 रखें तो 2 1 यानी कि पाई आ जाएगा, 2 रखें यानी m का मान 1 2 3 0 नहीं ले सकते क्योंकि -1 पाई आ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम 1 2 3 लेते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे यानी कि आई मिनिमम बराबर I1 प्लस I2 माइनस हो जाएगा क्योंकि cos 5 -1 हो गया, तो 2 अंडर रूट I1 I2 ये मिला हमको यहाँ पर। तो ये फार्मूला किसका है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये होता है A माइनस B का। तो यहाँ से जो हमको फाइनल फार्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा जो I मिनिमम है बराबर है रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा I मिनिमम का फार्मूला। और इसी से हमको आयाम का बनाना है, तो पिछले वाले की तरह ही हम यहाँ पर किसका आयाम का फार्मूला भी बना लेंगे, यानी कि आई मिनिमम जब आयाम दिए हो तो क्या हो जाएगा के A1 डिफरेंस A2, और यहाँ पर ये जो I1 I2 यहाँ पर भी हम डिफरेंस लेंगे। अच्छा डिफरेंस और यानी कि माइनस में क्या अंतर होता है, हम माइनस भी तो लगा सकते हैं। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है हम हमेशा पहले बड़ा दिया हो या छोटा दिया हो, हम हमेशा बड़े में छोटा घटाएंगे, यही मतलब होता है डिफरेंस का। और घटाने का मतलब क्या होता है कि चाहे बड़ा हो छोटा हो, पहले माइनस में भी मान आ सकता है प्लस में भी आ सकता है, लेकिन डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा बड़े में छोटा घटाना है। तो ये हो गया आयाम का फार्मूला। तो आपको याद रखना है मैक्सिमम हो तो बीच में प्लस होगा, मिनिमम हो तो माइनस होगा, तीव्रताएं दी हो तो आई मिनिमम बराबर रूट I1 प्लस I2 और आई मिनिमम बराबर रूट I1 माइनस रूट I2, और मैक्सिमम दिया हो यानी कि आयाम दिए हो तो भी दोनों के अलग अलग फार्मूले यहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। और एक और फार्मूला यानी कलांतर और प्रथांतर में संबंध, उसको भी यहाँ पर लगे यहाँ तो देख लेते हैं क्या होता है। तो कलांतर बराबर होता है 2 पाई अपान लैम्डा इंटू पथांतर। ये कलांतर और पथांतर में क्या होता है, रिलेशन होता है, संबंध होता है। आपकी बुक में शायद नहीं दिया होगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से इसको लर्न रखना है कि कलांतर बराबर 2 पाई अपान लैम्डा इंटू पथांतर होता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये काफ़ी बड़ा डेरिवेशन था तो इसको हमने सॉल्व किया, यानी कि वितरण वाले टॉपिक में हमने प्रवेश कर लिया। अब इसके आगे जो वितरण से रिलेटेड टॉपिक है यानी प्रकाश का वितरण, यंग का जो प्रयोग है,
यंग का प्रयोग पढ़ेंगे हम कल के लेक्चर में, और जो प्रकाश का व्युत्क्रमण है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फ्रिंज चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, ये जो सारे टॉपिक हैं रिलेटेड टू इंटरफेरेंस यानी कि व्युत्क्रमण से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक हैं जो बचे हुए हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तो आप इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार निरंतर जारी रखिए, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। इसीलिए लगातार पढ़ाई को जारी रखिए कंटिन्यूअसली, और आप यहाँ से लाभ ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में उतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं दी गई कि आप अपने आप से समझ सकें, और स्कूल भी इस समय बंद चल रहे हैं तो टीचर भी आपको समझा नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।